जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। अगर मान के चलिए मेन पेपर सीडीपी में, जी हाँ, सीटेट पेपर 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जी हाँ, अगर 30 में 30 स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे पवित्र गंगा जी के धारा प्लेलिस्ट को जरूर देखें। इसमें रामबाण प्रीवियस पेपर है जिसमें 30 प्रश्नों का रहता है और ये ऑफिशियली क्वेश्चन है और फिर फाइनली आंसर की है। जी हाँ, फाइनली आंसर की है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी तरह का डाउट की संभावना आपको नहीं रहेगी। तो देखेंगे, सबसे पहले 16 दिसंबर 2021 के बात करेंगे। इससे पहले भी हम 4 बना चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप खुद से चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे, समझते चलेंगे। चलिए ये प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न बाइलिंगुअल है और ऑफिशियली है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम इंग्लिश का भी यूज़ करते चलेंगे जिससे आपका अंडरस्टैंड बनता रहे। आप देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर पे एक लिख रहा है, वो पेज है और पेज ही हमारा प्रश्न नंबर है। उसी के अनुसार आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे और समझते चलेंगे। देखिए पहला प्रश्न आप देखते चलिए। इस प्रश्न में आखिर में क्या कह रहा कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। सुसाधित का मतलब बेहतर किया जा सकता है, तो बच्चों को वार्तालाप करने की मौका देना चाहिए। अध्यापकों के संवेगों द्वारा जी संवेग का यूज जरूर करना चाहिए। जब जिस परिस्थिति में हो उस तरह का यूज आपको किया जाना चाहिए पढ़ाई के वक्त में। अब बच्चों को सकारात्मक परस्पर से देखिए, बच्चों में सकारात्मक संबंध होना चाहिए एक शिक्षक में, लेकिन डिसिप्लिन या बाएं रूप से उसको डांट मार झपट इस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये गलत है। बाकी तीनों का तीनों सही है, 1 2 3 तक देख सकते हैं कि थर्ड आपका राइट आंसर बन चुका है। चलिए सेकेंड प्रश्न देखेंगे। आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे 2 लिख रहा है, तो सेकेंड प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न में आखिर में कहा क्या रहा है, पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। इनमें से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है, यानी पॉजिटिव क्यों। देखिए, बच्चों के अगर असफल होता है तो उसका कारण विद्यालय होता है या शिक्षक होता है। बच्चा खुद असफल नहीं होता, क्योंकि हर बच्चों के सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वो सीख सकता है, उसको माहौल मिले, सब कुछ दिया जाए तो देखिए इसका राइट आंसर है बच्चों इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चे के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। संज्ञान मतलब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हर बच्चे का रुचि सोचने समझने का स्तर अलग अलग होता है। अगर विविध गतियों का हम उपयोग नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, इसलिए बच्चा असफल हो जाते हैं, स्टूडेंट असफल हो जाते हैं। बाकी ऑप्शन को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखेंगे। अब कह रहा है कि किसी संप्रदाय, देखिए किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर देखिए, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। जी हाँ, जो NCF 2005 करता है उसको लाइफ से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, जो उसको जीवन में घटित होता है, तो इस तरह से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। देख सकते हैं इसका राइट आंसर है। बाकी को आप देख सकते हैं, इसमें रटने की बात है, गलत है। कॉपी का जॉइंट होता है तो देख सकते हैं। उपयुक्त परिभाषा की बात है डिफिनीशन के, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर हम ढूंढते हैं। देखिए सही फाइनल आंसर की में दिया है कि नहीं दिया है। एक कक्षा में बच्चे के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी। देखिए कोई भी बच्चा असफलता का डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे एग्जाम के, इस तरह बहुत सारा टेंशन रहता है, तो उसको दूर करना क्यों जरूरी है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। असफलता और त्रुटियाँ बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगर मान के चले किसी तरह की, अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए असफलता और त्रुटियाँ जो एरर होती है वो अधिगम का स्वाभाविक नेचुरल हिस्सा है। अगर बच्चा गलत नहीं करेगा, एरर नहीं करेगा, तो वो सीखेगा कैसे। तो इसलिए स्वाभाविक या नेचुरल प्रोसेस है। और साथ में असफलता और त्रुटि, तो एक चीज़ देख लिए कि ये इसका इसलिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। असफलता को भय से दूर किया जाना चाहिए कि ये बच्चे में असफलता जो फेलियर का गुण होता है वो चलता रहता, धीरे धीरे सुधार होता चलता है, अगर उसको सब कुछ मिलता रहे तो इस तरह से राइट आंसर है। बाकी को भी आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ी वक्त में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि टाइम आपको ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाए। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे कि अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें पूछा नहीं है पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं के यानी स्टूडेंटों के लिए प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा, बच्चे खुद से कुछ करना चाहता है लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ उसका गोल है अपने परिवार के लिए, कुछ अपना बड़े करने के लिए, तो उसको आंतरिक प्रेरणा है ना। तो इन्हीं चीज़ मान के चलिए जो होता है इंटीरियर जो एक तरह से मोटिवेशन है वो काफ़ी लंबा वक्त तक चलता है। वही पुरस्कार देना ये बाएँ है, एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल छोटे वक्त के लिए होता है। देखिए आंतरिक
आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बढ़ती है क्योंकि बाह्य प्रेरणा है, इससे बाह्य प्रेरणा छीन होती है। देखिए बाह्य प्रेरणा तो छीन कैसे होती है, तो बढ़ावा मिल रहा है, इसमें आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों की ही छीन होती है। देखिए इसमें बाह्य अभिप्रेरणा की छीन क्यों होगी, क्योंकि बाह्य प्रेरणा खुद तो दिया ही जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 1 ही होगा, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए छीन का अर्थ क्या होता है, सो देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए कि द डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना, तो इस तरह से राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न के देखने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। देखिए उत्तम, अब बहुत सारा कैसे होगा, सो देखिए इसका राइट आंसर है सृजनात्मक, प्रतिक्रियात्मक, नम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। ये सभी पॉजिटिव है, देख सकते हैं, है ना, साथ में ये सभी, तो ये पॉजिटिव है, बाकी ये मूर्खता की वाली बात है, अपसारी का यूज नहीं किया जाना चाहिए। अभिसारी जहाँ जहाँ है वो गलत हो गया है, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ अपसारी है, लेकिन यहाँ क्रियात्मक जड़ता की बात करें, क्रियात्मक जड़ता क्या होती है, सो आप देखेंगे तो क्रियात्मक जड़ता जो हुआ वो लैक ऑफ रिस्पॉन्स, तो लैक कमी की बात नहीं किया जाता है, तो इस तरह से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सो समझते चलेंगे कि शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के लिए सफलता में असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। शिक्षक की अपेक्षा बच्चे के सीखने में बेहद प्रभावित करते हैं। जी हाँ, देखिए शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चे के सीखने में बेहद प्रभावित करता है। बाकी सब देख सकते हैं, बाकी का बाकी नेगेटिव है, तो इस तरह से गलत है। चलिए अलग देखते हैं। अलग प्रश्न देखिए, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है। सकारात्मक रूप से वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चे के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर संवेगों का यूज करना चाहिए, बच्चे का उसके पढ़ाई के साथ जोड़ के किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ तय निर्धारित समय सारणी पालन नहीं किया जाना चाहिए, गलत है। पुरस्कार की बात है, यहाँ भी गलत है। और यहाँ देखिएगा विभेदीकरण, अलग अलग समूह बनाकर, तो यहाँ गलत है। देख सकते हैं ऑप्शन में तीनों का तीनों गलत है, तो आपको थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि क्या एक शिक्षिका को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। एक फिक्स शिक्षक को सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या है। नहीं, इसमें क्या लिखा, नहीं। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने से हिचकते हैं जिसे उनकी संप्रत्यात्मक स्पष्टता में कमी आ जाती है। जो कॉन्सेप्ट होती है, अगर कोई प्रश्न रहता है, अगर नहीं पूछेगा तो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, तो इस तरह इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या कहा आखिर में, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करना चाहिए। देखिए कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को, देखिए कोई भी परिचर्चा हो तो उसमें गलती हो तो डायरेक्ट उस समय सुधार नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए कि नहीं, बच्चे को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। बच्चों का मौका दिया चाहिए, अगर गलत भी उच्चारण करता है, कुछ कहता है, तो उसको कहने का मौका देना चाहिए। ये नहीं कि उसको हम रोक कर गलत का एहसास कराएं, बाद में उसको सुधारा जा सकता है, उसको धीरे धीरे कुछ कवर किया जा सकता है, लेकिन जब वो अभिव्यक्त करे तो उस समय इंकरेज ही करना है, प्रोत्साहित करना है, रुकावट नहीं डालना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे के निम्न से क्या कर पाते हैं। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो इसका है प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए अगर रेल देख लिया तो वो क्या हो, डंडा पकड़ के रेल छुक 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 कुछ करता है, तो वो क्या उसका खेल है। जो देखा हुआ उसको कुछ गेम के रूप में अपना प्रदर्शित कर रहा है, वो दोनों बच्चे के साथ खेलता है, तो यही है मेक बिलीव प्ले। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में आखिर में क्या बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। देखिए विकास की प्रक्रिया एक दिशीय नहीं बहुदिशीय, इस तरह से ये आपका नेगेटिव हुआ। यह केवल व्यक्ति के, ये दोनों से होता है, अनुवांशिक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो यहाँ केवल है, दोनों गलत है। और इसमें विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है ना। तो इसमें देख सकते हैं 2 से 10 तक के पढ़ा लिखो, ये आसानी से लिखा जा सकता है। भारत में 10 राज्य, ये आसानी से लिख देगा। दी गई कविता को स्वस्मरण करके वाचन करें, तो इसमें
कहाँ विवेचनात्मक चिंतन कहाँ हुआ, क्रिएटिव थिंकिंग। पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। इस पे जब बच्चा एक तो क्या खाते हैं उस जान गया तो ये तो भी तो सेम वही हुआ, लेकिन क्यों खाते हैं ये इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि वो सोचेगा। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न देखिए, करा कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो विकास की अनिरंतरता, तो देख सकते हैं कि विकास का चरणीय सिद्धांत नियमों में से किस पर अस्पष्ट रूप से जोर देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा आखिर में कह क्या रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। देखिए पारिवारिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। समकक्षी भी संबंध सही है। सांस्कृतिक मूल्य है, बच्चों का आत्मसम्मान, ये सभी का सभी सही है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा क्योंकि समाजीकरण सब कुछ से होता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न का कि एक छोटा बालक प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता, वो अपनी पकड़ से बाहर की घटना को वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में कौन सा चरण इस बालिका में वर्तमान स्तर। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकात्मक खेल का बात अभी भी किया गया था, तो आपका सेकेंड ही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। देख सकते हैं नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है और ये सच में भी है। ये राइट आंसर, क्योंकि ये सार्वभौमिक होता है ये भी माना जाता है क्योंकि ये सभी जगह मान्यता है। अगला देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करता है। अध्यापन और मूल्यांकन। जी हाँ, अध्यापन और माने दोनों एक शिक्षक और टीचिंग जो एक तरह से मूल्यांकन असेसमेंट होता है उसके लिए प्रयोग है, केवल टीचर के लिए नहीं, केवल मूल्यांकन के लिए नहीं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि राइट आंसर अध्यापक और टीचिंग एंड असेसमेंट में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापक बच्चों को आधा हल किया। कुछ उदाहरण देते ले वैसे देखिए कुछ यहाँ हेल्प कर रहा है, तो हेल्प क्या है इसके फोल्डिंग यानी पार हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा का माहौल है। प्रगतिशील के लिए मतलब, अब देखिए इस प्रश्न में डाउट इसलिए है क्योंकि यहाँ नोट पूछा था, इसमें नोट पूछा था जो इंग्लिश में जो कवर इसको किए होंगे कवर यानी आंसर दिए होंगे उसके लिए आंसर का कवर किया गया होगा। तो उसमें नहीं के मतलब है कि मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन यानी उसे एक्स्ट्रा दौड़ रूट देकर उसको मेंटेन किया जाना चाहिए क्लासरूम, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। बाकी का बाकी यहाँ पॉजिटिव है, तो इसमें देखिए नहीं की जगह इसमें है की बात कर दिया, इसलिए जो भी बच्चे इस तीनों में से कोई भी लगाए होंगे तो इसमें राइट आंसर हो गया होगा। क्योंकि यहाँ सहभागिता जरूरी है, अधिगम वातावरण की संरचना होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता के ध्यान रखा जाना चाहिए और अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ है पूछा है तो इसलिए थर्ड पूरे आंसर है। ये मिस्टेक हुआ है इस बार। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक न करे। क्यों नहीं करना चाहिए? बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चे के चिन्हित करने के लिए जिम्मेदारी हो सकती है। तो क्योंकि बुद्धि लब्धि जो IQ है उसको बदला जा सकता है, क्योंकि उसको माहौल मिले सब कुछ मिले तो IQ जो लेवल है वो बढ़ सकता है, क्योंकि उसको टाइम और उसमें कितना समय देता है इसके आधार पे। चलिए अगला देखिए कि हार्वर्ड गवर्नर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। तो इस तरह से राइट आंसर 1 ही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र का मतलब 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है तार प्रसित वाचन। इसका इंग्लिश में देख लीजिए आखिर में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच जो होता है जो बच्चे दो शब्द का पा बाबा इसी तरह से कुछ करता रहता है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए 2 शब्दीय बात है तो 2 शब्दीय खाना ला ऐसे इस तरह से कुछ बोला जा सकता है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाओं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है?
ये लैंगिक रूढ़िवादिता है और ये स्टीरियोटाइप्स है, ये प्राचीन काल से सोचा आ रहा है पूर्वजों द्वारा। इस तरह से लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि दोनों तो दिमागी से सोचता है, महिला ऐसा कहा है हृदय सोचती है। अब कह रहा कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होती है। देखिए कौन मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होती है। देखिए केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन प्रयास है, केवल का जैसा ही यूज है, साथ में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, तो गलत है। पोर्टफोलियो द्वारा तैयार किया जाता है, स्व मूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन होता है। तो इस तरह से राइट आंसर है केवल है स्टैंडर्डाइजेशन एंड असेसमेंट का रूल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में आसानी से छांट लीजिएगा, ये सुविधा होती है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति स्कूली पाठ्यक्रम में संयोजित करने से एक अध्यापक कर सुनिश्चित कर सकती है। शिक्षा में समयता ला सकती है, इक्विटी ला सकता है, समानता नहीं ला सकता, क्योंकि समानता का मतलब है सबको एक जैसा पढ़ाई कराना, एक जैसा जो टीएलएम का यूज करना, एक जैसा मेथड का यूज करना। तो उसमें समानता नहीं करना, उसमें समता करना है, यानी उसमें समता के रूप लाना है। जो जरूरी है उसके अनुसार उसमें हम लचीलापन करना, इसलिए राइट आंसर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा विद्यार्थियों को गणितीय क्रियाओं में दिक्कत हो रही है, ये क्या हो गया, मैं डिस्कैलकुलिया हो गया, डिस्कैलकुलिया आपका तो गणित वैकल्य है। अगला प्रश्न देखें कि एक समावेशी संस्था में एक श्रव्यबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा है, तो उनमें से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है। देखिए रणनीति प्रभावी नहीं क्या कौन सा है, जो सुन नहीं पाता है, श्रव्यबाधित है। तो देखिए इसमें क्या करा, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक। देखिए जब मौखिक की बात है, जब हम ओरल कुछ बात करेंगे तो वो सुन ही नहीं पाएगा, तब मौखिक की यूज क्यों करेंगे हम मुख्य रूप से। तो इसमें देखता है वीडियो भी चल रहा है, चलचित्र भी चल रहा है, लेकिन उसमें सबटाइटल का भी यूज किया जाता है। शारीरिक गतिविधियों का हाव भाव का संकेत का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ में यह शाब्दिक के साथ मैंने लिखा भी होना चाहिए। अब मान के चलो कुछ बोलते भी या लिखा हुआ तो वो कम से कम लिखा हुआ पढ़ सकता है। 4 इसका नेगेटिव है, इसलिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक से वंचित समूह के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है। तो देखिए लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसान व्यवस्था। तो लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसान व्यवस्था नहीं किया जाना चाहिए, सबको एक तरह से सामूहिक करके लिया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और लास्ट प्रश्न होगा, कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए। सृजनात्मक है मौलिक खोज और सोच को बढ़ावे के लिए। देख सकते हैं मौलिक खोज मतलब एक तरह से क्या होना चाहिए, विशिष्ट कुछ होना चाहिए इसमें। तो इंकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग का डेवलप किया जाना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं इसका राइट आंसर टोटल का टोटल है 30 का 30 प्रश्न खत्म हो चुका है। आप एक बार कवर कर देते हैं, इस प्रश्न को पॉज करके आप भी समझ सकते हैं। ये सभी का सब इम्पोर्टेंट है और थोड़े वक्त के लिए हम कवर किए इस बार, जिससे कि आप छोटे वीडियो ही देखें, क्योंकि आप बड़े बड़े वीडियो देखने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको देखने से बचते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट आपको ऑफिशियली आंसर है, क्वेश्चन भी है, आप रोक कर पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर का जितना भी प्रश्न है इसमें थोड़ा ही घुमा फिरा के पूछा जाता है। और इस प्रश्न का आंसर ज़रूर दीजिएगा, 14 नंबर प्रश्न है। और राइट पे देख सकते हैं कि जो चल रहा है वो पेज आपको 16 दिखा रहा है, 17 दिखा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर ही समझिए। कोई भी कमेंट करना चाहते हैं या गलत उसका राइट आंसर नहीं दिया हुआ है तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर चर्चा कीजिए। और कहीं कहीं इसमें प्रश्न में थोड़ा फेर बदल है तो वो हिंदी के अनुसार उसका फाइनल आंसर की दिया गया है, आप ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से आज का क्लास सेशन समाप्त हुआ। थोड़ा भी हेल्प लगे तो लाइक ज़रूर वीडियो कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।